तो नमस्कार साथियों, वास नीति आईएएस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय की आखिर पावर्स क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और एकीकृत न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सबसे ऊपर है। सही है। इसके बाद है उच्च न्यायालय और फिर उसके बाद है जिला न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होने के कारण इसको कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं? कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। सही, क्या प्राप्त हैं? शक्तियां प्राप्त हैं, पावर प्राप्त है, क्षेत्राधिकार प्राप्त है। क्या है? क्षेत्राधिकार, ज्यूरिडिक्शन प्राप्त है। तो ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है पूरे भारत के लिए एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है। क्या है इसका क्षेत्राधिकार? क्या है इसका ज्यूरिडिक्शन? संपूर्ण भारत। क्या है? संपूर्ण भारत जो है क्षेत्राधिकार में आता है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिसके संदर्भ में डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसे हम कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सही है। क्या कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सही है। ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब सर्वोच्च न्यायालय की वे शक्तियां जिसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को डायरेक्ट तरीके से सुन सकता है। सही है। क्या सुन सकता है? कि कोई भी व्यक्ति जो कि पीड़ित है वह डायरेक्ट अपील कर सकता है, डायरेक्ट जो है यहां पर अपने केस को ले जा सकता है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। इसी को हम बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा भी गया था कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या मतलब है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि वे मामले जिनकी सुनवाई डायरेक्ट कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, उच्चतम न्यायालय में हो सकती है। तो ऐसे हम क्षेत्राधिकार को हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। सही है। ये जो अधिकार मिले हैं ये मिले हैं आर्टिकल 131 में। किसमें मिले हैं? आर्टिकल 131 के तहत क्या मिले हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे मामले हैं, इसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या किया गया है? आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या है? आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सही है। मतलब एब्सोल्यूट ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। सही है। तो एब्सोल्यूट ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब वे मामले जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहां हो सकती है? जिनकी सुनवाई कहां हो सकती है? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। कहां हो सकती है? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। मतलब मैंने क्या बताया कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई कहाँ हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। तो ऐसे क्षेत्राधिकार को हम आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इनमें कौन कौन से मामले हो सकते हैं? इनमें मामले हो सकते हैं, पहला कि भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाए। क्या हो जाए? किसके बीच में? भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाए। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में कोई मामला है। सही है। या मान लीजिए कि जॉइंट मामला है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वर्सेस भारत, इंडिया। सही है। तो भारत सरकार। दूसरा मामला क्या हो सकता है? राज्य सरकार वर्सेस राज्य सरकार। सही है। क्या मैंने? राज्य सरकार वर्सेस राज्य सरकार। दो राज्य सरकार के बीच में कोई किसी मैटर को लेकर, कोई मामले को लेकर के क्या है, विवाद है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी सुनवाई भी डायरेक्ट कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। कहाँ होगी?
सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। इतनी बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सही है, कोई डाउट? अब है दूसरी तरफ है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन से? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, समवर्ती कॉनकरेंट ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। कॉनकरेंट ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। कॉनकरेंट ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि ऐसा कोई मामला जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है और हाई कोर्ट में भी हो सकती है। कहाँ हो सकती है? ऐसे मामले जिसकी संघ या राज्य का कोई भी ऐसा मामला है जो कहाँ हो सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है, उच्च न्यायालय में भी जिसकी सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे मामले को हम क्या बोलते हैं? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मूल अधिकार से संबंधित मामले। क्या संबंधित? मूल अधिकार से संबंधित मामला। कोई ऐसा मामला है जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, तो ऐसे मामले की सुनवाई कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है और कहाँ हो सकती है? हाई कोर्ट में भी हो सकती है। दोनों में से किसी में भी हो सकती है। तो जैसे आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई मामला है तो उस मामले की सुनवाई जो है हाई कोर्ट में भी हो सकती है और कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। अर्थात ये कॉमन मामला है। क्या है? कॉमन मामला है, जिसे हम कॉनकरेंट मामला कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकरेंट मैटर बोलते हैं। सही है। अर्थात ऐसे मामले जिनकी सुनवाई जो है कहाँ हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है और उच्च न्यायालय में भी हो सकती है। तो इन मामलों को हम क्या कहते हैं? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वाले मामले कहते हैं। सही है। तो पहला तो आपको ध्यान रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन भी क्या है पूछा जाता है आर्टिकल 131 में, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सही है, कोई डाउट? अब अगला देखिए, अब है दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार कि आखिर कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सही है, क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्या मैंने कहा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। सही है। एपीलेट ज्यूरिडिक्शन। सही है, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन। एपीलेट ज्यूरिडिक्शन समझ में? एपीलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब ऐसे मामले जिनकी सुनवाई जो है हाई कोर्ट में हो सकती है और हाई कोर्ट के दिए हुए निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ अपील कर पाए? सुप्रीम कोर्ट में। सही है। मतलब ऐसे मामले जो कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अपील किए जाते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। अर्थात कोई मामला आपका हाई कोर्ट में चल रहा है और आप हाई कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब अपील से संबंधित 4 मामले हैं। क्या है? अपील से संबंधित 4 मामले हैं। समझ में आए? यहां पर कौन कौन से 4 मामले देखो। पहला है आर्टिकल 132 में संवैधानिक मामले। कौन से मामले? संवैधानिक मामले, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। मतलब ऐसे मामले जो कि संविधान की व्याख्या से संबंधित है। कैसे मामले? मान लीजिए कोई मामला चल रहा है आपका हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो मामला आपका चल रहा है वह संविधान की व्याख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान की व्याख्या से संबंधित है। और हाई कोर्ट ने मान लीजिए संविधान की कोई व्याख्या की और आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये संवैधानिक मामले का मतलब वे मामले जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है। किस संबंधित है? संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले हैं। ऐसे मामलों की अपील की जा सकती है। सही है। मतलब कोई मामला कहाँ चल रहा है? हाई कोर्ट में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? हाई कोर्ट में चल रहा है। मामला कौन सा? संवैधानिक मामला है। सही है।
उच्च न्यायालय ने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन सुनाया, संविधान अर्थात संविधान की व्याख्या की, और आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लग रहा है कि जो डिसीजन सुनाया गया है ये सही नहीं सुनाया गया है, मैं इससे संतुष्ट नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब क्या, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, इसका मतलब अंतिम अपीलीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एंड अपीलीय क्या है, न्यायालय है। समझ में आया। दूसरा मामला हो सकता है आपराधिक मामला। कौन सा मामला, आपराधिक मामला, कि कोई ऐसा मामला है जो अपराध से संबंधित है। क्या संबंधित है, कोई ऐसा मामला है जो अपराध से संबंधित है, और यह मामला कहां चल रहा है, मान लीजिए कि यह मामला कहां चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, आर्टिकल 134, सही है। कोई मामला जो है क्राइम से संबंधित है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, क्या कर दी, हत्या कर दी, और यह मामला मान लीजिए हाई कोर्ट में चल रहा है, और हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया, और जब डिसीजन सुनाया तो जो व्यक्ति है वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। कहां पर, सर्वोच्च न्यायालय में, सही है। इसी तरीके से जो है सिविल मामलों में, किस मामलों में, सिविल मामले में, सही है, आर्टिकल 133 सिविल मामला। कोई ऐसा मामला है जो सिविल से संबंधित है। सिविल का मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे दहेज का मामला है, या पैसे के लेन देन से संबंधित मामला है, सही है, नागरिकों के विवाद से संबंधित कोई मामला है, तो ऐसी कंडीशन में अपील की जा सकती है। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। कहां की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। चौथे मामले कौन से, चौथे मामले वे मामले हैं जिनकी विशेष इजाजत, मान लीजिए कोई मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इजाजत दे दी कि इस मामले को मेरे पास लाया जाए, या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पास मामला लेकर के आइए, मैटर लेकर के आइए, हम उस पर क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। तो इसे हम कहते हैं विशेष इजाजत वाले मामले। कौन से, क्या कहते हैं हम, विशेष इजाजत वाले मामले, मतलब स्पेशल परमिशन वाले क्या है, मैटर्स, सही है। तो इनके सुनवाई, इनके संदर्भ में भी अपील कहां की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। मतलब कोई मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन आप कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिल गई आपको, तो ऐसी कंडीशन में अपील की जा सकती है। कहां पर, सही है, सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आया, कहां की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, सही है, कोई डाउट। अब अगली एक और बात ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है कि आप अपील जब करेंगे तो आपको हाई कोर्ट एक क्या देगा, प्रमाण पत्र जारी करेगा, सही है, प्रमाण पत्र जारी करेगा आर्टिकल 134A के तहत। क्या है, आर्टिकल 134 के तहत उच्च न्यायालय क्या करेगा, उच्च न्यायालय जो है वो क्या करता है, एक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर देंगे आप, अपील कर सकते हैं, सही है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, सही है। अर्थात उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, कहाँ, अपील करने के लिए। क्या करने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण तो होना चाहिए कि आपका मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, एक कागज पर लिख करके कह देगा कि आप कहाँ चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपको जाना है। तो कोई डाउट, इतनी बात आपको। तो ये क्या है, अपीलीय मामले। कौन से मामले, अपीलीय मामले, सही है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो पहला हमने आपको बताया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और दूसरा बताया आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार, सही है। अगला क्या है, परामर्शी क्षेत्राधिकार। जो सुप्रीम कोर्ट है वह क्या करता है, विभिन्न मामलों में परामर्श देने की भी इसको पावर प्राप्त है। परामर्शी क्षेत्राधिकार क्या है, परामर्शी क्षेत्राधिकार, सही है। अब ये वाली बात कही गई है आर्टिकल 143 में। किसमें कही गई है, आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट है इसीलिए उसको कुछ मामलों में जो है परामर्श देने का क्या है, पावर है, सही है। जैसे राष्ट्रपति, मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी मामले में क्या करता है, परामर्श देता है, मांगता है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्रपति को
किसी मामले का मतलब न्यायिक मामले में, किस मामले में, न्यायिक मामले में क्या कर सकता है, परामर्श दे सकता है। क्या दे सकता है? परामर्श दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर न्यायिक मामला भी हो सकता है और अन्य कोई मामला हो सकता है जो कानून से संबंधित, क्योंकि कानून की सबसे बेहतर व्याख्या करने वाला है, सर्वोच्च व्याख्या करने वाला जो संस्था है वो कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न है, क्या है? सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न है और सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या करता है? परामर्श मांगता है, एडवाइस मांगता है, तो ऐसी कंडीशन में उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? देगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो एडवाइस दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि नहीं मैं सुप्रीम हूँ या मैं कानून का ज्ञाता हूँ तो मेरी जो बात है उसको आपको कंपलसरी मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। सही है? क्या नहीं किया जा सकता? ऐसा नहीं किया जा सकता। समझ में आया? कोई डाउट? अब ध्यान रखना है, जो परामर्शी क्षेत्राधिकार वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है। इतनी बात आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। सही है? अगला देखिए, अगला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, एक अभिलेख न्यायालय भी है। क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, अभिलेख न्यायालय भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अभिलेख न्यायालय का मतलब एक ऐसा अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है वो रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, और उस निर्णय के विरुद्ध कोई भी नीचे का न्यायालय क्या नहीं कर सकता है? विरुद्ध नहीं जा सकता। सही है? क्या नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि ये अभिलेख न्यायालय है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजंस होते हैं वो न्यायपालिका के लिए एक तरीके से कानून की तरह कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? कानून की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। सही है? अब ये वाली बात कही गई है आर्टिकल 129 में। तो आर्टिकल 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। सही है? क्या है? अभिलेख न्यायालय है। अगला क्या है? अगली बात यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे खुद कोई डिसीजन सुनाया है, उसने सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया है, तो उसका वह पुनरावलोकन कर सकता है। क्या कर सकता है? पुनरावलोकन कर सकता है। सही है? पुनरावलोकन। सही है? रिव्यू से क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। समझ में आया? मतलब आर्टिकल 137 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को, अपने क्या है? अपने निर्णय का क्या कर सकता है? अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। सही है? न्यायिक, ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन और पुनरावलोकन में अंतर है। सही है? जब हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कानून का क्या करना? देखभाल करना, कानून का रिव्यू करना। और यहाँ पर क्या है? पुनरावलोकन का मतलब क्या है? यहाँ पर पुनरावलोकन का आर्टिकल 137 के तहत पुनरावलोकन का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय को ही क्या कर सकता है? पुनरावलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। समझ में आया? कोई डाउट? पर यह ध्यान रखना है, ये जो पुनरावलोकन की शक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संसद के कानून के अधीन है। किसके अधीन है? संसद के कानून के अधीन है। आर्टिकल 145 से किसके अधीन है? संसद द्वारा जो कानून बनाया गया उसके अधीन है। सही है? कोई डाउट? अगली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का रक्षक है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का क्या है? रक्षक है। सही है? संरक्षक कह सकते हैं, रक्षक कह सकते हैं। समझ में आया? अर्थात संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। क्या कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। सही है? क्या कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। सही है? जुडिशियल
रिव्यू कर सकता है। अब जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का क्या है, सुरक्षा प्रदान करने वाला है, संरक्षक है। और यदि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के विरुद्ध है तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। सही है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस संविधान से स्वीकार किया गया है? तो कहाँ से स्वीकार किया गया? यूएसए के संविधान से स्वीकार किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपसे पहला बात किया, सही है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, फिर आप बात की मैंने अपीलीय क्षेत्राधिकार, फिर उसके बाद की परामर्शी क्षेत्राधिकार, फिर उसके बाद हमने अभिलेख न्यायालय